बेटा स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? देखिए स्टैंडर्ड मेथड्स के अंदर ना हमारे पास कितनी पांच चीजें हैं। टोटलिंग है, काउंटिंग है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज है, सर्च यूजिंग अ लीनियर सर्च है, और सॉर्ट यूजिंग अ बबल सॉर्ट है। अब हमने टोटलिंग कर लिया, काउंटिंग कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज कर लिया, सर्चिंग कर ली, लीनियर सर्च के साथ, और बबल सॉर्टिंग भी कर ली किसी हद तक। अब बबल सॉर्ट के अलावा पहले तो ये बता दें कि और किसी टॉपिक में आपका कोई सवाल है तो उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। हाँ सर। ठीक है बेटा। अच्छा, तो आज का हमारा जो डे है वो हम बबल सॉर्ट का कोड देखने वाले हैं कि हाउ द बबल सॉर्ट इज बीइंग डन विद अ कोड। विद द कोड और सूडो कोड देखते हैं उसका कि क्या कह रहा है। चलें, बबल सॉर्ट पे आते हैं। ये है। अब आप यहाँ पे देखें इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। बेटा अगर मेरी आवाज आपको ना आ रही हो ना सही से तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इन्होंने बबल सॉर्ट में लिखा हुआ है कि for example, the bubble sort algorithm can be used to sort a list of 10 temperatures stored in the array temperature। कह रहे हैं कि एक टेम्परेचर नाम का एरे है, और आप इसकी आइडेंटिफिकेशन खुद ही समझ गए होंगे कि आगे इसके दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। एक टेम्परेचर नाम का एरे है, उसके अंदर 10 टेम्परेचर स्टोर है, यानी 10 वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर स्टोर की गई हैं, और इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इट कुड बी रिटन इन सूडो कोड एज, अब इसका सूडो कोड दिया हुआ है। देखो वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर नाम के एरे के अंदर 10 वैल्यूज हैं जो यूजर ने तो स्कैटर्ड फॉर्म में दी होंगी। मतलब यूजर ने रैंडम दी होंगी, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बड़ी फिर छोटी, डिपेंड। लेकिन अब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है कैसे? अब देखो, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं। एक हमने लिया है फर्स्ट, एक हमने लिया है लास्ट। फर्स्ट को हमने वैल्यू दी है 1, लास्ट को हमने वैल्यू दी है 10। अब ये आप यूं भी समझ लो कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एरे भी बना के दे देता हूँ पहले आपको। कहाँ चला गया? एक सेकंड। हाँ, तो मैं आपको एरे बना देता हूँ यहाँ पे कि भाई एक टेम्परेचर नाम का एरे है, और इसके अंदर ना 10 वैल्यूज लिखी थी। कोई सी भी 10 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 हमारे पास है। कोई 45 है, कोई 66 है, कोई 73 है, मिसाल कोई 13 है, कोई 6 है, कोई 80 है, सही है ना, कोई 21 है, कोई 42 है। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 इसलिए 8। जो मैंने आगे ये ब्रैकेट दिया हुआ है तो इसमें हमें पता नहीं आने की कौन सी वैल्यू स्टोर है। क्या कह रहे हैं? मतलब ये अगर इन्होंने ब्रैकेट दिया है आगे इन्होंने कोई काउंटर लगा दिया है, तो जो हाँ, अगर काउंटर में हम लोग कोई वैल्यू डालेंगे तो हमें तो नहीं पता होना कि कौन सी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता स्टोर है होना, इसीलिए अरे में। इसीलिए हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। इसीलिए इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। हम इसको थ्रू आउट मैनिपुलेट करते हैं, इसी वजह से जो आप कह रहे हैं ना, अगर कोई वैल्यू डाल देंगे ना, मिसाल के तौर पर मैं बोलूं टेम्परेचर 4, तो ये इंडेक्स 4 को देख रहा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है ना, तो ये 4 को देख रहा होगा। फिर हमें क्या पता 4 की जो वैल्यू है बड़ी है छोटी है किसी और से। वी कैन नॉट से अबाउट इट एनीथिंग। तो हम पूरे के पूरे एरे को मैनिपुलेट करते हैं बबल सॉर्ट के अंदर, ताकि हर हर वैल्यू को रीगो किया जाए और रीविजिट किया जाए और देखा जाए कि क्या ये दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं है। अब आते हैं असल बात पे। देखो फर्स्ट और लास्ट को इनिशियलाइज किया है 1 और 10 के साथ, क्यों अभी समझाता हूं। इन्होंने रिपीट का लूप शुरू किया,
और मैंने बताया था कि अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एक लूप के अंदर एक और लूप, नेस्टेड लूप का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है प्रोग्रामिंग के अंदर। देखो नेस्टेड लूप क्या होता है, समझना अच्छे से। नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है लूप विद इन अ लूप, है ना। और इसमें होता यह है कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन इनर लूप की सारी आइट्रेशंस रिपीट करता है। अभी इस बात का मतलब नहीं भी समझ में आया ना, तो अभी समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है। देखो होता यह है कि जब हमारे पास एक लूप है, मिसाल के तौर पे एक लूप है रिपीट का, और उसके अंदर एक और लूप खुला हुआ है फॉर का। याद रखो कि इस लूप की एक आइट्रेशन, इस लूप की अगर 10 है मिसाल के तौर पर, तो सारी आइट्रेशंस के बराबर होगी। यानी बाहर अंदर सॉरी अंदर वाले लूप की सारी आइट्रेशंस चल जाएंगी ना, तो बाहर वाले की एक आइट्रेशन काउंट होगी। फिर दोबारा अंदर वाले की 10 आइट्रेशन अगर चल जाएंगी तो बाहर वाले की 2 आइट्रेशंस काउंट होंगी। एंड सिमिलर सिमिलर केस है हर एक सिनेरियो के अंदर कि अगर 2 लूप दिए हुए हैं तो मैं लूप विद इन अ लूप दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन में इनर वाले लूप की सारी आइट्रेशंस चलती हैं, चाहे फिर बाहर वाले लूप की आइट्रेशन एक दफा ही चले। क्योंकि ये एक कंडीशनल लूप है ना, रिपीट का लूप, हमें नहीं पता कि पहली बार में इसकी कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन एक दफा भी जब ये चलेगा ना, तो अंदर वाले लूप की तमाम आइट्रेशंस को चला देगा ये बाहर वाला लूप। इस चीज का मकसद अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आया, तो अभी कोड के जरिए मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हुआ जाता हूं। अब आप देखें, शुमाइला क्या कह रही हैं, बैड इंटरनेट। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि हम सबका बैड इंटरनेट का इशू चल रहा है। अच्छा, आयशा भी हमारे साथ मौजूद है क्लास में। आयशा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है बेटा, हम लोग ना बबल सॉल्ट का कोड पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज रह गई तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, लूप विद इन अ लूप समझा रहा हूँ कि भाई लूप विद इन अ लूप का मकसद क्या होता है कि बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन में इंटरनल लूप की सारी आइट्रेशन चलती है। अब देखो, इन्होंने रिपीट का लूप शुरू किया, और एक ना इन्होंने फ्लैग ले लिया। अगेन फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट याद करो जो पिछले प्रोग्राम में हमने लीनियर सर्च में फाउंड नाम का एक फ्लैग लिया था। इसके अंदर हमने एक फ्लैग लिया मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसका नाम रखा स्वैप। स्वैप का मतलब ये होता है कि जब हम बबल सॉर्ट कर रहे होते हैं ना, तो पिछली क्लास में मैंने समझाया कि हर दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि अगर तो पहली वाली वैल्यू, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो अगर पहले वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको स्वैप किया जाएगा दूसरी वाली वैल्यू से, ताकि छोटी वैल्यू पहले आए और बड़ी वैल्यू बाद में आए। तो अगर तो ये स्वैप होगा तो इसका मतलब है कि स्वैप कैन बी अ फ्लैग, कि भाई स्वैप हुआ या नहीं हुआ। तो इनिशियलाइज अगर स्वैप को करोगे तो किससे करोगे? फॉल्स के साथ, जो हमने पढ़ चुके कि भाई जब भी फ्लैग को इनिशियलाइज करोगे तो यू विल इनिशियलाइज द फ्लैग विद अ फॉल्स। ओके, उसके बाद अब एक इंटरनल यानी इनर लूप आ रहा है, नेस्टेड लूप आ रहा है, किसका भाई? फॉर का। ठीक है, फॉर के लूप के अंदर इन्होंने इंडेक्स यूज किया है काउंटर की जगह पे। और मैंने आपसे कहा था कि देखें, काउंटर हो या इंडेक्स हो, दोनों ही एक वेरिएबल के नाम है। आप यहाँ पे एबीसी यूज कर लें, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड यूज कर लें, आप यहाँ पे एक्स अलग या वाई अलग करके यूज कर लें, आपकी मर्जी है। जस्ट टू मेक things more meaningful as per the requirement from the examiner of CAIE, you just name the variables meaningful, बस ये याद रखिएगा। तो फॉर के अंदर हमने इंडेक्स को मैंने यूज कर लिया, और इंडेक्स से आसानी ये हो गई कि एरे का भी इंडेक्स है, और जो इस इंडेक्स की वैल्यू होगी वही एरे के इंडेक्स की वैल्यू काउंट कर रहे होंगे। सिमिलर जैसे काउंटर कॉल करते थे तो काउंटर की जो वैल्यू होती थी वही वैल्यू इंडेक्स वाली काउंट हो रही होती थी। बस यही सीन है, तो इन्होंने नाम यहाँ पे इंडेक्स रख दिया। अब इन्होंने रेंज क्या बनाई फॉर के लूप की? फर्स्ट टू लास्ट -1। अच्छा, अब इन्होंने रेंज को ना अलग से डिफाइन क्यों किया, अलग से इनिशियलाइज क्यों किया, उसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि इन्होंने क्यों किया। अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट की वैल्यू क्या है बेटा? 1।
लास्ट की वैल्यू बेटा क्या है 10, और 10 - 1 का मतलब यहाँ पे है कि असल में लूप चलेगा 9 तक। तो पता ये चला कि ये 1 से लेके चलेगा 9 तक, 10 नहीं करेगा। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई थी कल कि अगर ये 10 करेगा ना तो देयर इज नो 11th वैल्यू टू बी कंपेयर्ड विथ, तो दैट्स वाई 9 तक जाएगा ताकि 9 कंपेयर करे 10th वैल्यू को, नॉट लाइक के 10th वैल्यू किसी और को कंपेयर करे, क्योंकि एरे के अंदर वैल्यू ही 10 है। हाँ, अगर 10 से ज्यादा होती तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत शायद नहीं भी पड़ती, लेकिन अब क्योंकि 10 वैल्यूज हैं तो हम 9 तक जाएंगे ताकि 9th वैल्यू से हम 10th वाली को कंपेयर कर रहे होंगे, नॉट लाइक 10th के साथ 11th को, क्योंकि 11th एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स वाई हम लास्ट -1 रख रहे हैं रेंज। उसके बाद हमने एक इफ की कंडीशन खोली, हमने कहा इफ टेम्परेचर इंडेक्स। ओके, अब याद रखना कि इंटरनल आइट्रेशन जब चल रही है ना, इंटरनल आइट्रेशन यानी इनर लूप जो नेस्टेड वाला है वो जब चल रहा है ना, तो दिस वैल्यू इज एक्चुअली द इंडेक्स वैल्यू, और दिस वैल्यू इज द इंडेक्स प्लस 1 वैल्यू। ठीक है, इतना बस याद रखना कि जब भी दो वैल्यूज कंपेयर हो रही होंगी बबल सॉर्टिंग के अंदर, तो पहली वैल्यू जो होगी दैट विल बी इंडेक्स, और जो सेकंड वैल्यू होगी दैट विल बी इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, और इसकी टेक्निकलिटी भी अगर देखनी हो तो भाई ये देख सकते हो ना कि अगर तो यहाँ पे फॉर की रेंज में आ रहा है, इंडेक्स की रेंज जो बन रही है वो बन रही है फर्स्ट टू लास्ट -1, तो फर्स्ट इंडेक्स की क्या वैल्यू है 1, तो फर्स्ट लोकेशन आ रही है। और अगर मैं इंडेक्स प्लस 1 कर दूं तो इसका मतलब है कि 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो सेकंड लोकेशन आ जाएगी, तो वो इंडेक्स प्लस 1 है। तो मतलब इस चीज को इतना ज्यादा ना भी समझो तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटी अगर जानना चाहो तो वो मैंने आपको बता दी कि भाई ये टेक्निकलिटी है इस चीज। ऑलराइट, अब आते हैं, ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर है टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू से। ठीक है, इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू से। अच्छा, एक चीज और नोट डाउन कर लो, ये वाली गलतियां अगर तुम लोग एग्जाम में करोगे ना तो भाई ये गलतियां काउंट होंगी। देखो, यहाँ पे इसने टेम्परेचर शुरू किया है कैपिटल टी के साथ, यहाँ पे स्मॉल टी के साथ, विच इज एन एरर। एरे का नाम कॉल हो रहा है तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही होगा जैसे उसका नाम है, नॉट लाइक कि अपनी मर्जी से एक जगह पे कैपिटल कर दिया दूसरी जगह पे स्मॉल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल करना। तो अब ये देखें, क्या 50 जो है, अगर वो 50 टेम्परेचर इंडेक्स है तो क्या वो इंडेक्स प्लस 1 जो कि 45 है उससे कैपिटल है, तो ये कंडीशन बन जाएगी यस दैट्स ट्रू, है ना, ये ट्रू हो गई। तो ये कह रहा है कि देन उस अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, ये काम करने के ये वाले। अच्छा, ये क्या काम है भाई, एक लोकेशन हमने कल डिस्कस की थी जो हम बनाते हैं बबल सॉर्टिंग में, वो होती है टेम्परेरी लोकेशन। टेम्परेरी इज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल का मकसद ये है कि ये कोई वैल्यू थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा। अब कौन सी वैल्यू करेगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम जब सूडो कोड में यूज करेंगे ना तो इसका नाम टेम्परेरी पूरा नहीं रखेंगे बल्कि रखेंगे टेम्प, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए। अब समझो कि देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो देन वाला पार्ट क्या कह रहा है कि टेम्प नाम के जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसको टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू दे दो। अब टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू इस वक्त क्या चल रही है 50, तो इसका मतलब है कि टेम्प के अंदर स्टोर हो गया 50, राइट। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंडेक्स को टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू दे दो, क्योंकि जब टेम्प में टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू आ गई ना तो टेम्परेचर इंडेक्स यहां से खाली हो गया। अच्छा, अब इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर इंडेक्स को देनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50, नहीं सॉरी, इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू टेम्प इंडेक्स को देनी है, तो यहाँ पे 45 आ गया। जब 45 यहाँ आ गया तो यहाँ से 45 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर, ये थर्ड वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 को टेम्प की वैल्यू दे दो, जो कि 50 है। टेम्प के अंदर अगर यहाँ पे देखो तो क्या स्टोर हुआ बेटा 50, 50 यहाँ पे आ गया, सही है। अब 50 टैब पे से 50 भी गायब हो गया तो टैब खाली है। अब ये चेक करो कि इन दो वैल्यूज को अगर कंपेयर किया जाए तो 45 एंड 50, क्या 45 और 50 की प्लेसमेंट ये जस्टिफाई कर रही है कि दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आप बताओ मुझे। हाँ बच्चों, नहीं सर। जी क्या नो कह रहे हैं सर, नाइम। ऐसा नहीं हो रहा नहीं।
मैंने कहा स्टैंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है वो। असेंडिंग ऑर्डर में है ना, क्यों नहीं है भाई? 45 50 से छोटा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए ना, या नहीं आए? आ गए बोलो। सर। हाँ आ गए। जी सर। सही है, तो ये ओ, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली जो इफ की कंडीशन हमने बनाई हुई है, तो लाजिम है कि ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, और लाजिम है कि फिर इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद स्वैप जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्यों स्वैप क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने वैल्यू को स्वैप कर दिया है, किया है स्वैप, दैट्स व्हाई द स्वैप गेट्स ट्रू। अच्छा जी, इसके बाद क्या हो रहा है देखो, इसके बाद ये हो रहा है कि ना एंड इफ हो रही है कंडीशन, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि एंड इफ तो होनी थी, जाहिर सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स हो रहा है, यानी अब इंडेक्स की नेक्स्ट वैल्यू, अभी इंडेक्स की वैल्यू चल रही थी 1, अब क्या हो जाएगी बेटा? 2। यानी नेक्स्ट इंडेक्स का मतलब है कि इंडेक्स की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट करो, तो अब 2 हो जाएगी। और 2 से कहां तक जा रही है? 9 तक। वो तो लास्ट माइनस वन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जब इसको दोबारा चलाएगा ना, तो अब ये इंडेक्स और इंडेक्स प्लस 1 जो है ना, ये बन जाएंगे 50 जो है ना आपका 50, ये बन जाएगा इंडेक्स, और 66 जो है ये बन जाएगा इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को जज किया जा रहा है कि क्या 50 इंडेक्स प्लस, अगर 50 सॉरी, अगर टेम्परेचर इंडेक्स 50 है और टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 66 है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है आपको इसकी? तो अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 50 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 66। 50 इज अभी ही जो है वो छोटा है 66 से, तो कंडीशन क्या हो रही है बेटा? फॉल्स हो रही है। ठीक है, अब जब कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं होगा। और ये डायरेक्टली कहां चला जाएगा बेटा? नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, और ये इंडेक्स की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा। नाउ द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम 3। और अब ये क्या करेगा कि ये 66 को इंडेक्स बना देगा। नाउ द 66 इज इंडेक्स, और 73 जो है वो बन जाएगा इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये दोबारा से आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा कि इफ टेम्परेचर इंडेक्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1, तो अगेन ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 66 इज ऑलरेडी लेसर देन 73, है ना? के बाद ये क्या करेगा? ये करेगा नेक्स्ट इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या बन गई बेटा? इंडेक्स की वैल्यू बन गई 4। सही है, अब ये क्या होगा? 73 जो है वो इंडेक्स है, और 13 जो है वो इंडेक्स प्लस 1 है। अब ये दोबारा इस कंडीशन पे आएगा तो चेक करेगा, नाउ द कंडीशन हैज बिकेम ट्रू, राइट? ट्रू हो गई, तो अब क्या होगा? टेम्प के अंदर टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी विच इज 73। तो इसका मतलब है कि यहां से 73 गायब हो गया। अच्छा, 73 यहां से गायब हो गया, फिर क्या होगा? टेम्परेचर इंडेक्स के अंदर टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू जाएगी विच इज 13। तो 13 यहां से गायब हो गया। सही है, अब क्या होगा? टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 के अंदर टेम्प की वैल्यू जाएगी, जो कि क्या है? 73। और यहां से 73 गायब हो जाएगी। और फिर स्वैप क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू। स्वैप क्या हो जाएगा? ट्रू। हम्म उसके बाद हम दोबारा से ये इंडेक्स चलाएंगे, इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, और करते 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 अब आप देखिए होगा क्या। होगा ये कि फिर ये 73 इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, और जो 06 है वो इंडेक्स प्लस 1 बन जाएगा। तो अगेन हमारी ये वैल्यू स्वैप होगी, 06 ऊपर जाएगा, 73 नीचे आएगा। और फिर जब दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो 73 और 80 को कंपेयर किया जा रहा होगा, और इसमें कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कि भाई दोनों वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हम 80 को इंडेक्स लेंगे, और 21 को इंडेक्स प्लस 1 लेंगे। अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो
क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी और दोनों वैल्यू स्वैप होंगी। 21 यहाँ आएगा, 80 यहाँ पहुंचेगा, फिर 80 बन जाएगा इंडेक्स और 42 बन जाएगा इंडेक्स प्लस वन। अगेन चेक होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 86 जो है, सॉरी 80 जो है, सॉरी क्या था, 73 था ना मेरी ख्याल से, नहीं 42 था, 42 ऊपर आएगा, 80 यहाँ पे आएगा। अब जब ये लास्ट -1 तक की कहानी जाएगी ना, जो कि थी 9th आइट्रेशन इस लूप की, तो 80 और 63 को जज किया जा रहा होगा, जो कि अगेन कंडीशन को ट्रू करेगा। 63 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि लास्ट -1 जो आइट्रेशन थी वो थी 9, मतलब रेंज की आखिरी वैल्यू क्या थी, 9 तक जज करना था। अब 80 जो है वो यहां पे आ गया। अब याद रखो कि जब इनर लूप की यानी कि नेस्टेड लूप की सारी आइट्रेशंस एक दफा कंप्लीट हो जाएंगी बबल सॉर्ट के अंदर, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी सही प्लेसमेंट पे पहुंच चुकी होगी। देखो, फॉर के लूप की जो 1 से 9 तक रेंज बन रही थी ना, वो पूरी चल गई, चल गई पूरी। उसके एक दफा पूरे चलने पे एक वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो अपनी सही जगह पे पहुंच चुकी है। अगर तुम इस एरे को देखो तो इसके अंदर 80 से बड़ी वैल्यू और कोई भी नहीं मौजूद। क्या ये बात सही है, बताओ। जी यस सर। सर। सही है। अब देखो, अब ये लूप जब नेक्स्ट करेगा ना, तो अब इसके पास रेंज में कोई होगा नहीं, तो ये लूप खत्म हो जाएगा फॉर का। सही है, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आएगा और इस लाइन पे आएगा, जिसमें अब हो ये रहा है कि लास्ट को एक नई वैल्यू दी जा रही, जो कि लास्ट -1 है। अभी तक लास्ट की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अब क्या हो जाएगी, 10 - 1, कलेक्टिवली क्या वैल्यू बनेगी, 9। अब याद रखो कि हमें ये करना ये लास्ट से नहीं होता है, समझ लगी। ये लास्ट देखो देखो लास्ट से कर, समझने लगी। हाँ मैं समझा रहा हूँ। देखो, सीन ये हो रहा है कि हमारे पास ना ये एक एरे है टेम्परेचर नाम का, और इसके अंदर सीन ये होता है कि 10 जैसे वैल्यूज इसके अंदर दी हुई हैं, और हमने कहा कि भाई हमें 9th वैल्यू तक जज करना है, ताकि 10th और 9th को आखिरी में जज किया जाए और दोनों सही प्लेसमेंट में आ जाए। अब अगर 10th वैल्यू सही प्लेस में आ गई है मिसाल के तौर पे, तो क्या अब जो सेकंड लास्ट वैल्यू को अपनी सही जगह पे पहुंचाना है, तुम उसके लिए दोबारा से आखिरी वैल्यू को जज करोगे? क्यों करोगे, क्योंकि वो तो पहले ही सही प्लेसमेंट में है। तो अब आप कहोगे कि थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू वाली जो आइट्रेशन है ना, वो आखिरी होनी चाहिए। 10th वाली वैल्यू ऑलरेडी अपनी सही प्लेस पे है, उसको इस आइट्रेशन वाले सीन से निकाल दो अब, क्योंकि वो सही जगह पे पहुंच चुकी है। तो इस वजह से तो इस वजह से क्या है कि भाई अब हमने फॉर के लूप की रेंज को कम करना है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि हमने फॉर की एक प्री डिफाइंड रेंज पहले से नहीं बनाई, क्योंकि अगर हम फॉर के लूप की रेंज यूं लिखते कि 1 to 9, मिसाल के तौर पे अगर कोई सवाल पूछे कि सर हम 1 to 9 वैसे ही लिख देते, हमने ये लास्ट -1 वाला झंझट क्यों पाला, तो भाई अगर तुम 1 to 9 लिख देते ना, तो जब दोबारा से रिपीट चलता, जो कि आउटर लूप है, और मैंने कहा कि इंटरनल लूप की सारी आइट्रेशंस कंप्लीट होने के बाद आउटर लूप की एक आइट्रेशन पूरी होती है, तो जब रिपीट दोबारा चलता ना, तो अब जब फॉर को दोबारा से चलना होता सारी आइट्रेशन, तो वो दोबारा से 1 to 9 तक चलता, जबकि 1 to 9 अब जाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम 9th वाली आइट्रेशन पे लास्ट वैल्यू को सही जगह प्लेस करवा चुके हैं। नाउ वी डोंट नीड टू अगेन मैनिपुलेट द लास्ट वैल्यू, हमें उससे पहले रहना है। तो इस वजह से अब मुझे फॉर के लूप की रेंज को कम करना होगा विद अ -1, यानी एक वैल्यू और कम करना होगा उस रेंज को। तो अब ये पॉसिबल ही ऐसे था कि हम जो रेंज है ना फॉर की, वो किसी वेरिएबल की वैल्यू बना के रख दें, ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू तो वो होती है कि जो विद इन द प्रोग्राम आप किसी भी लाइन पे जाओ तो उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन फॉर के लूप की रेंज अगर एक दफा आपने डिफाइन कर दी, तो वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वो चेंज खुद ब खुद नहीं होगी।
इस वजह से हमने लास्ट को एक नई वैल्यू देनी है हर दफा जब फॉर का लूप खत्म हो जाए, कि भाई नई वैल्यू का मतलब ये होगा लास्ट माइनस वन का, कि अब जैसे नाइन्थ 9 हो गई वैल्यू लास्ट की, तो अब जब ये 9 प्लेस होगा ना लास्ट की जगह पे 9, तो इसका मतलब होगा 9 - 1 विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 8, कि अब वो 8th इंडेक्स तक जज करेगा। इसका मतलब है कि 8 और 9 को जज करेगा, 10 को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि 10 अपनी जगह पे सही पहुंच चुका है। 8 और 9 को छेड़ेगा लास्ट, और 9th वैल्यू जो है ना एरे की, वो अपनी सही जगह पे पहुंच चुकी होगी, सही जगह पे पहुंच चुकी होगी। क्या ये बात सही है? हाँ बच्चों। ओके जाइम, सर। अभी भी अगर बात नहीं जी समझ सर। में आ रही तो आप मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझ नहीं लगी है। चलो, बस ये समझो कि जब इंटरनल लूप जो है ना बबल सॉर्ट के अंदर, उसकी एक दफा सारी आइटरेशंस पूरी हो चुकी होंगी ना, तो एरे के अंदर की जो लास्ट वैल्यू है ना वो अपनी सही जगह पे पहुंच चुकी होगी। तो अब दोबारा से हमने फॉर के लूप को उतनी ही रेंज पे नहीं चलाना, क्योंकि हमने लास्ट वैल्यू को ऑलरेडी सही प्लेस कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि एक कम वैल्यू पे जाके फॉर के लूप की रेंज खत्म हो जाए, ताकि लास्ट वैल्यू तक जाए ही नहीं। और वो पॉसिबल ही ऐसे है कि जब हम उसकी रेंज को अलग से डिफाइन करें एक वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 डिक्रीमेंट करें हर दफा जब फॉर का लूप एक दफा अपनी सारी आइटरेशन को कंप्लीट कर चुका हो। क्योंकि रिपीट के लूप की आइटरेशन पहली ही तब चलेगी कि जब फॉर के लूप की सारी चल चुकी होंगी, दूसरी तब चलेगी क्योंकि ये जब दोबारा सारी चल चुकी होंगी। अब देखो, जब ये लास्ट इक्वल टू लास्ट माइनस वन हो गया, तो उसके बाद अब हमने रिपीट का लूप भी तो देखना है ना भाई। तो रिपीट के लूप का क्या करेंगे, तो उसकी आपको पता है कि रिपीट का लूप खत्म कब होता है, कि जब कंडीशन ट्रू हो जाती है। यानी रिपीट के लूप की कंडीशन ट्रू होना ही रिपीट के लूप को खत्म कर सकता है, फॉल्स होने पे खत्म नहीं होती। तो अब अगर आप ये चेक करो कि अंटिल में उन्होंने कंडीशन क्या बनाई है, कि अंटिल नॉट स्वैप। अंटिल नॉट स्वैप का मतलब यह है यहां पे कि अगर तो फॉर के लूप की सारी आइटरेशंस चल गई और एक दफा भी स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो इसका मतलब यह है कि हर वैल्यू एरे के अंदर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी हुई है। इसका यही मतलब है फिर, कि हर वैल्यू ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो अगर तो ये सारी आइटरेशन में एक दफा भी स्वैप नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अंटिल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और लूप रिपीट वाला जो आउटर लूप है वो खत्म हो जाएगा। तो जब बाहर वाला लूप खत्म होगा तो इंटरनल लूप तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो खत्म क्यों होगा, कि अब इसलिए खत्म होगा कि भाई अब जरूरत ही नहीं है जब स्वैप की, या कोई वैल्यू स्वैप ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इस एरे में सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो इस पे भी कंडीशन ट्रू होगी। या लास्ट की वैल्यू अगर 1 बन जाए, यानी देखो लास्ट माइनस वन, लास्ट माइनस वन करते 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 लास्ट की जो लास्ट वैल्यू बन गई ना वो बन गई 1। क्योंकि अब अगर तुम लास्ट की जगह 1 लिखोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और 1 - 1 हो जाएगा 0, विच इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ वैल्यू फॉर अ रेंज ऑफ फॉर लूप। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर लास्ट की वैल्यू 1 बन गई तो इसका मतलब है कि रेंज क्या बन जाएगी फॉर की 0, क्योंकि 1 - 1 करेगा वो। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इस पे भी रिपीट का लूप क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब सीन समझो। इसके बाद एक मिनट में हटा देते हैं। अच्छा, अब देखो, अब ये जब ये कंडीशन अभी चेक करेगा ना, ये बोलेगा कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि ना तो नॉट स्वैप ट्रू है कि भाई कोई भी स्वैप नहीं हुआ, हुए हैं स्वैप, और ना ही लास्ट माइनस वन, सॉरी लास्ट इक्वल टू 1 भी नहीं हुआ। अब ये दोबारा जाएगा और ये रिपीट करेगा। जब ये रिपीट करेगा ना तो ये अगेन पूरा दोबारा से दोहराएगा कि भाई स्वैप को इनिशियलाइज करो फॉल्स के साथ, ठीक है, फॉर के इंडेक्स को चलाओ फर्स्ट टू लास्ट -1। अच्छा, फर्स्ट की वैल्यू तो वही रहेगी 1, अब लास्ट की वैल्यू क्या बन गई है 9। 9 - 1 का मतलब है 8। तो अब ये 1 से लेके 8 तक जाएगा, क्योंकि 8 वाली वैल्यू 9 को जज कर रही होगी, 8 और 9 को, तो सही है। अब ये दोबारा चलेगा 8 तक लास्ट -1, क्योंकि लास्ट की वैल्यू हो गई है 9। अब ये पहली दफा फिर कंडीशन चेक करेगा
कि क्या टेम्परेचर इंडेक्स इज ग्रेटर देन टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1। अब ये दोबारा वही करेगा, 45 और 50 को जज करेगा पहले, जो यहाँ पे ऊपर हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। 45 और 50 को जज करेगा जो ऊपर यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जब इन दोनों को जज कर रहा होगा तो कंडीशन क्या रहेगी बेटा, फॉल्स। कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, क्योंकि दोनों ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स करेगा, और इंडेक्स जो है वो बन जाएगा 2। अब इंडेक्स बन गया 2, ठीक है। अब जब ये इंडेक्स 2 बन गया ना, तो अब ये जज करेगा 50 और 66 को। तो अगेन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है। फिर ये आएगा नेक्स्ट पे, इंडेक्स को कर देगा 3। अब ये 66 और 13 को जज करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, ये अब इन 4 स्टेप्स पे आ जाएगा जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, कि भाई टेम्प को टेम्परेचर इंडेक्स की वैल्यू दो, जो कि इस केस में बनेगी 66, सही है। उसके बाद टेम्परेचर इंडेक्स को, अच्छा 66 बनेगी तो 66 वहां से गायब हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंडेक्स को इंडेक्स प्लस 1 की वैल्यू दो, जो कि 13 है, तो 13 फिर यहां से गायब हो गया। उसके बाद टेम्परेचर इंडेक्स प्लस 1 को टेम्प की वैल्यू दो, जो कि वहां पे 66 लिखी हुई है, तो टेम्प खाली हो गया। और उसके बाद स्वैप को क्या कर दो, ट्रू, कि भाई स्वैप हुई है वैल्यूज, यस। एंड करो, नेक्स्ट इंडेक्स करो। अब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 का मतलब होगा कि ये 66 और 6 को जज कर रहा है, अगेन कंडीशन को ट्रू करवाएगा, और ये दोनों वैल्यू भी स्वैप हो जाएंगी। और यहाँ पे ऊपर 06 आ जाएगा और यहाँ पे 66 आ जाएगा। फिर ये 66 73 को करेगा, फिर ये 70, अच्छा जब ये करेगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी कि ये ऑलरेडी असेंडिंग में है। फिर ये 73 और 21 को जब करेगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यू स्वैप होंगी, सारी वही चीजों को चलाएंगे दोबारा से, यानी 21 यहाँ पे आएगा, 73 यहाँ पे आएगा। फिर ये इन दोनों को जज करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर ये दोनों खत्म होंगे और 42 ऊपर जाएगा और 73 नीचे आएगा। फिर ये इन दोनों को जज करेगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर 63 ऊपर और 73 नीचे। अब देखो, ये रिपीट की दूसरी आइट्रेशन है, और फॉर लूप की दोबारा से सारी आइट्रेशंस पूरी हो गई हैं। अब जब फॉर के लूप की दोबारा से सारी आइट्रेशंस पूरी हो गई हैं, तो अब सेकंड लास्ट वैल्यू भी अपनी सही जगह पे मौजूद हो गई है। अब आप चेक करो कि क्या 73 एज द सेकंड हाईएस्ट वैल्यू इस एरे के अंदर सही बात है या नहीं है, आप बताओ मुझे। हाँ बच्चों, है। बिल्कुल सही है। तो अब आप समझ जाओ ये बबल सॉर्टिंग को, कि क्या सीन हो रहा है, कि भाई दो लूप्स हैं, नेस्टेड लूप विद इन अ लूप। बाहर वाले लूप की एक आइट्रेशन चलती है, इंटरनल लूप की सारी आइट्रेशन चलती हैं, ठीक है। और इंटरनल लूप की सारी आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक एक वैल्यू कर करके अपनी सही प्लेसमेंट में आ जाती है। इसी तरह जब फॉर का लूप दोबारा पूरी तरह चलेगा, तो यहां पे अगर मैं जज करूं, तो इसके बाद 66 इज द थर्ड हाईएस्ट वैल्यू, जो कि यहां पे प्लेस हो जाएगी। फिर 63 इज द हाईएस्ट वैल्यू, जो यहां प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से 10-10 आइट्रेशंस फॉर के लूप की चलेंगी, कितनी दफा, 10 दफा। यानी आउटर लूप की देखा जाए तो 10 आइट्रेशंस हैं, इनर लूप की 10-10 आइट्रेशंस हैं हर रिपीटेशन के अंदर। तो कलेक्टिवली इट विल मेक अप क्या, 100 आइट्रेशंस। 100 आइट्रेशंस होंगी और 10 वैल्यूज हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट की वैल्यू या तो 1 बन जाएगी, यही होगा, वैसे यही होगा, लास्ट की वैल्यू 1 बन जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और जब रिपीट के लूप की कंडीशन ट्रू होती है, तो बेटा रिपीट का लूप खत्म हो जाता है। एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इन सूडो कोड। इसके सिनेरियोज अब हजारों हो सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन कोड जो है वो यही रहेगा। बेटा हमारी क्लास खत्म होने में ना लेस देन अ मिनट बाकी है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कर लें, और अगर फिर भी ना हो पाए तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो कोड था वो मैंने आप तक पोर्ट्रे अच्छे से कर दिया है, और फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ले लूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर।
आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो मेरी तरफ से क्लास फिर ख़त्म है आज की। और कोई भी बात हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, और मेरी तरफ से फिर अल्लाह हाफिज़। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, ठीक है। आप लीव कर सकते हैं क्लास को।